तो देखिए, हम विद्युत स्थित ऊर्जा को पढ़ रहे थे ना, और हमने विद्युत स्थित ऊर्जा को अच्छी तरह से समझा था। यानी स्थित ऊर्जा बहुत प्रकार की हो जाएंगी, और उनमें यदि विद्युत बल कार्य कर रहा है तो वो हो जाएगी विद्युत स्थित ऊर्जा। गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है तो वो हो जाएगी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा। तो एक बार हम किसी चीज़ का कंसेप्ट बैठा लेते हैं, अच्छी तरह से उसको समझ लेते हैं, तो उससे हमारी कोई नई अवधारणा आती है या कोई नई भौतिक राशि के बारे में वो पूछता है, तो हमारे वो चीज़ समझ में आ जाती है जिससे वो जुड़ी होती है। मान लो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा आती थी, अब वो हमसे विद्युत स्थित ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो हमें हल्की सी नॉलेज मिल जाएगी कि गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा जो थी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए विद्युत स्थित ऊर्जा। तो इस तरीके से हमें उसको याद रखना, समझना क्या होता है, आसान होता है। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें यह था कि पहले से कोई क्षेत्र नहीं है मौजूद, यानी बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित था। जब बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित है तो हम कह सकते हैं, हम जो शुरू में कोई किसी आवेश को लाएंगे तो वो आवेश उसको लाने में, जब वहाँ विरोधी ही कोई नहीं है तो उसको लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, यदि पहले से कोई विरोधी मौजूद है जो उसका विरोध कर रहा है या उसको आकर्षित कर रहा है तो हमें कार्य करना पड़ता है, और पहले से यदि कोई नहीं है तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और कार्य भी कैसे दो हो जाएंगे, यानी पहले से कोई विरोधी मौजूद है तो वो भगाने की कोशिश करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यदि पहले से ही कोई ऐसा है जो बुला रहा है तो हमें उस आवेश को लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, आवेश स्वयं कार्य करेगा। आ रही है ना बात आपकी समझ में? तो आप अच्छी तरह से एक बार बैठा लो, तो जब अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हो। देखो, समझ के पढ़ते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो हमने विद्युत स्थित ऊर्जा सीखी थी, और उसका हमने ये तरीका आपको बताया था। देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें देखो, आप यदि दिमाग लगाए तो ये ऊर्जा तो आप जानते होंगे, ठीक है, कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा। तो यानी एक तरीके से ये कार्य है, और कार्य किसकी वजह से है ये भी खुद कह रहा है, स्थितिज। यानी इस कार्य की जो उत्पत्ति हुई है, आप खुद ही देख लो, ऊर्जा हम जानते हैं क्या होगा, कार्य होगा, और यहां पर जय आ रहा है, जय का मतलब होता है उत्पत्ति। तो इस कार्य की या ऊर्जा की उत्पत्ति किससे हुई है, स्थिति से। यानी हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करें तो उस स्थिति में परिवर्तन से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर एक शब्द और आ रहा है, विद्युत। यानी हम विद्युत के लिए ले सकते हैं आवेश। तो बिल्कुल हमें पता चल गया। ये कहते हैं कि फिजिक्स बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में सभी सब्जेक्टों से आसान है। इसको तो बहुत कम टाइम देंगे तब भी आसानी से याद हो जाएगी। देखो, सब कोई जानता है ऊर्जा क्या होती है, कार्य। और किससे उत्पन्न हुई, कार्य की उत्पत्ति किससे हुई है, स्थितिज। स्थिति से जो जय हो, तो स्थिति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। अब आवेश के लिए हमारे पास ये शब्द मिल गया, विद्युत।
यानी इससे हमको ये शब्द मिल जाएगा Q। तो आप समझ सकते हो, हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि हमें आवेश की स्थिति में परिवर्तन करना होगा, और आवेश की स्थिति में परिवर्तन करने से जो ऊर्जा संचित होगी आवेश में, वो क्या कहलाएगी? विद्युत स्थित ऊर्जा। तो अपने आप हम इसको भूल नहीं सकते, यानी प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, बस हमें निकालना आना चाहिए इससे कि हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने कैसे निकाला, ये पहले पार्ट में बताया आपको। विद्युत किसके बराबर होता है? आवेश के, मतलब विद्युत को ही आवेश कहते हैं। तो आप जितनी भी स्थित ऊर्जा आएंगी उनको सीख सकते हो। 11वीं में गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है, तो उसमें क्या होगा? गुरुत्वीय किसकी वजह से आता है? द्रव्यमान की वजह से। तो वहां पर हम द्रव्यमान की स्थिति को क्या करेंगे? चेंज। तो द्रव्यमान की स्थिति बदलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कह देंगे हम गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा। इसकी दो कंडीशन बनती हैं, एक मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। पहली स्थिति तो ये होगी कि जब हम आवेश पर काम कर रहे हैं, तो आवेश पर काम करने से पहले यदि वहां पर कोई दूसरा आवेश मौजूद है या पहले से विद्युत क्षेत्र है, तो हमें उस अकेले आवेश को लाने में भी क्या करना पड़ेगा? कार्य। और यदि पहले से वहां कोई आवेश मौजूद नहीं है, विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यानी कार्य किसकी उपस्थिति की वजह से करना पड़ता है? आवेश की वजह से। और वो इसलिए क्योंकि एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या लगाता है? बल। तो हमारी वही पढ़ाई है पुरानी, आप समझ सकते हो कि बल है तो कार्य होगा, और कार्य होगा तो क्या होगी? ऊर्जा होगी। तो इसकी दो स्थिति पहले तो ये ले ली, जब बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित हो, और आज हम इसको क्लियर कर लेंगे जब पहले से बाह्य क्षेत्र मौजूद हो। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो जाएगा, देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। यहां पर हमारा हेडिंग हो जाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हो जाएगा हमारे इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। और इसमें देखो पहली स्थिति हो जाएगी, अब की बार अकेले आवेश में भी कार्य करना पड़ेगा, तो ए स्थिति हो जाएगी इसमें एकल आवेश की, यानी अकेले आवेश की विद्युत स्थित ऊर्जा। तो एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्लियर करना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो पहले से विद्युत क्षेत्र मौजूद है, ये वाला, और इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को ला रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र उस आवेश के लाने का क्या करेगा? विरोध करेगा। और विरोध करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मान लो मैं उस आवेश को रख रहा हूं उस जगह जहां पर इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है? r है। मान लो ये मूल बिंदु O है, और मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश कितना है? r सदिश है। और इस बिंदु पर मैं उस आवेश को रख रहा हूं, तो आप खुद ही देख सकते हो कि जब मैं आवेश को यहां पर ला के रखूंगा तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल अनुभव करेगा, या तो आकर्षण का,
और या करेगा प्रतिकर्षण का। तो या तो आवेश पर काम किया जाएगा और या आवेश स्वयं काम करेगा। यदि विरोधी बल है तो आवेश पर कार्य किया जाएगा, और यदि आकर्षी बल है तो आवेश स्वयं कार्य करेगा। तो इसके लिए मुझे इस बिंदु पर विभव मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्य निकालना है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभव। तो हम इस बिंदु पर विभव मान लेंगे, इस आवेश को ला रहे हैं तो किया गया कार्य हो जाएगा Q इंटू बी। यानी हम कह सकते हैं W बराबर आवेश इंटू विभव, और विभव मान लो ये किस दूरी पर है, R दूरी पर है, तो ये हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं कि R दूरी पर विभव है मूल बिंदु के सापेक्ष। तो W बराबर आ जाएगा Q इंटू बी। और कार्य क्या होती है, स्थित ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं एकल आवेश की स्थित ऊर्जा हो जाएगी U बराबर Q इंटू वी। ये सिर्फ देखो यहां पर नीचे आधार लिपि में जो R लिखा हुआ है, इसका मतलब बस पहचान के लिए कि ये R दूरी पर उस विद्युत क्षेत्र पर विद्युत विभव है। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी R दूरी पर विभव कितना है, B है। तो B विभव हो गया, किसको ला रहे, Q आवेश को ला रहे। तो हमारा ये हो जाएगा स्थित ऊर्जा का सूत्र U बराबर Q इंटू बी। तो आप देखो दोनों हेडिंग लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थित ऊर्जा, और इसमें पहला A लिखिए, ऊपर वाला हेडिंग डाल लीजिए पहले तो, और फिर नीचे वाला उसमें लिखिए एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसमें पहले से क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। देखो बाह्य का मतलब ये होता है पहले से विद्युत क्षेत्र है, हम जिस आवेश को ले जा रहे हैं उसकी वजह से नहीं है वो विद्युत क्षेत्र, पहले से है, उसे हम क्या कह देंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं, देखो आपने नोट कर लिया होगा एकल आवेश की विद्युत स्थित ऊर्जा लिखना क्या है। हम किसी Q आवेश को R दूरी पर ला रहे हैं, और जहां पर विभव का मान कितना है, B, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर Q इंटू वी, और कार्य ही किसके बराबर होती है, ऊर्जा के, तो U बराबर आ जाएगा Q इंटू वी। तो आप नोट कर लीजिए, माना हम किसी एकल आवेश स्मॉल q को, माना हम किसी एकल आवेश स्मॉल q को बाह्य विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाते हैं, उस बिंदु तक लाते हैं, उस बिंदु तक लाते हैं जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश स्मॉल r सदिश है। माना मूल बिंदु से इस स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव, माना मूल बिंदु से
इस स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव V है, तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य निम्न होगा। तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य निम्न होगा। आप ये नोट कर लीजिए, W बराबर Q इंटू बी, ये सूत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा W बराबर क्यू वी, और ये R बस इसकी पहचान के लिए है। इस बिंदु पर जो विभव है वो कितना है, ये बी आर है, इसे नोट कर लो। अतः एकल आवेश की स्थित ऊर्जा, अतः एकल आवेश की स्थित ऊर्जा, और ये लिख लेना आप, U बराबर क्यू वी, तो ये अकेले आवेश की क्या हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का एक मात्रक होता है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऊर्जा का मात्रक आपने जूल पढ़ा होगा, लेकिन जो परमाणविक या आणविक स्तर पर ऊर्जा का जो मात्रक होता है, यानी बहुत छोटे स्तर पर अणु और परमाणु की हम बात करें, तो अणु और परमाणु की यदि ऊर्जा हमें देखें तो जूल के बजाय उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक होता है, लेकिन कौन से स्तर पर होता है ये, जब हम परमाणु या अणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणविक या आणविक स्तर पर ऊर्जा का जो मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कैसे आया है, उसके लिए आप एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देना चाहते हैं तो यहां पर हम नोट कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको पहले ही तरीका ये बताया है, हम किसी भी राशि की परिभाषा दे सकते हैं। यदि उसके एकांक मान को वो पूछता है मात्रक के को, तो उसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। हम जिस भी भौतिक राशि की परिभाषा दे रहे हैं या मात्रक की परिभाषा दे रहे हैं, तो उससे संबंधित हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। मुझे कैसे पता चला, देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये आवेश हो जाएगा Q, और वोल्ट है, ये किसका मात्रक हो जाएगा, विभव का। तो Q इंटू वी बराबर होता है W, और W क्या होता है, कार्य। आप देख रहे हो, जब ये पाठ स्टार्ट किया था तो हमने यही सूत्र लिखाया था जो हर टॉपिक में आ रहा है। जौन सा भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया सब में यही सूत्र आ रहा है, कार्य करोगे कब, विभव आएगा तब। यानी विभव वाला पार्ट शुरू हो जाएगा तो हमारा कार्य इस सूत्र से होगा। तो अब आप इसको बना लो, देखो नाम ही लिख रहा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है ये, और इसको 1 वोल्ट से त्वरित करना है, मतलब चलाना है। त्वरण से ही शब्द आया है, कौन सा, त्वरित। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यदि एनर्जी देंगे, ठीक है, तो वो त्वरित होगा। और कितने वोल्ट से चलना चाहिए, वो 1 वोल्ट से त्वरित होना चाहिए। तो देखो सिंपल परिभाषा पहले समझ लो, उसके बाद लिखा देंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन को
1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से चले तो वो कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, उस ऊर्जा को मान लिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लिख लो इस परिभाषा को, किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। देखो आपको लिखना नहीं है, हमें दूसरी तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से चलाना तो जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उस ऊर्जा को भी हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सुन लो ध्यान से, ये भी परिभाषा हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने आपको बताया था सूत्र होता है W बराबर Q इंटू V। तो ये ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम लिख देंगे, देखो 1 की जगह 1 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जगह आप मान लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और आप वोल्ट की जगह कितना लिखेंगे, 1 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इंटू क्या आ जाएगा, वोल्ट। और अभी हमने सूत्र देखा, देखो कूलम आवेश का मात्रक, बी वोल्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, जूल। ये कार्य है, कार्य बराबर आवेश इंटू विभव। तो इसे इसका मात्रक लिखूंगा तो मैं हो जाएगा, देखो कूलम इंटू वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट को हम क्या कह देते हैं, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। आपको करना क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की जगह आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख दो। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम रख देंगे, तो ये इतनी ऊर्जा आ जाएगी। देखो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है। ऐसे आपको बहुत सारे सूत्र आएंगे जिसमें यहां पर अलग मात्रक दे रखा होगा बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में अलग मात्रक दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है, देखो आसानी से आप इसको 1 बना सकते हो, इसको 1 बना सकते हो। जैसे मैं कहूं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब मुझे जरूरत है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1 मीटर बराबर 100 गुणा 1 सेमी आए, 100 गुणा 1 करेंगे तो आएगा तो सेमी।
अब 1 सेमी को यहीं छोड़ दो क्योंकि 1 सेमी का मान निकालना है, तो फिर 100 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये आ जाएगा 1/100 मीटर बराबर 1 सेमी। क्लियर। और 1 मीटर का मान चाहिए तो वो आपको डायरेक्ट पता ही है, तो आप ऐसे ही एक दूसरे को कन्वर्ट आपस में कर सकते हो। तो यहां देखिए, जैसे मुझे 1 जूल निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि तो, और यहां पर हम 1 छोड़ेंगे, 1 जूल। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है, ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे। तो यहां पर आ जाएगा ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, और 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम आसानी से ऊर्जा के एक मात्रक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहते हैं हम, तो इसका गुणा कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर निकालना चाहेंगे तो 10 की जगह तो 10 आ ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आपको मान लो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो देख लो जूल को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो भाग लग रहा है, तो आप इसमें देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बनाना चाहते हो तो 16 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन भाग दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें हम भाग देंगे तो आप खुद ही देख लो, ये 10 बार कट जाएगा इससे, और हमारा मात्रक इसमें आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आप तो बस इसे याद रखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो उसकी जगह ये रखी दो, गुणा ही हो जाएगा, और यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसका भाग लगता है, उल्टा कर देना आपको। ठीक है, तो गुणा याद रखो, इसका उल्टा आए तो आपको भाग देना है। इसके अन्य मात्रक भी हैं, तो उसमें हम क्या है, प्रीफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, तो ऐसे हम पूर्व लग्न और अनुलग्नों का यूज करते हैं। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, या मैं आपको सिंपल उदाहरण लूं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और ग्राम से पहले हमने क्या लगा दिया, किलो, तो ये किलो क्या होगा, पूर्व लग्न होगा, पहले लग रहा है मात्रक के। ग्राम हमारा मात्रक होता है द्रव्यमान का, और इस मात्रक के पहले ये शब्द लग गया किलो, तो इसको बोलते हैं हम पूर्व लग्न। और यहां पर लगता पीछे तो इसे कहते हैं हम अनुलग्न। अनु माने पीछे, लग्न माने लगने वाला, तो यहां पर हो जाएगा ये पूर्व लग्न। तो ऐसे हम पूर्व लग्न लगा देते हैं। किलो का मान जो होता है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 10⁻+3, तो 1 किलोग्राम में कितने हो गए, 10⁻+3 ग्राम। तो ऐसे इसमें भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम कह सकते हैं देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऊपर लिख लो चलो,
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक है, ठीक है। तो इनके ये लग, देखो किलो जहां भी आ जाता है तो हम वहां 10⁻+3 लगा देते हैं। मेगा के लिए कहीं भी आ जाए तो मेगा जहां आ जाता है वहां 10⁻+6, गीगा होती है उसकी जगह 10⁻9 और टेरा की जगह 12। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम इन पर मान निकाल सकते हैं। आ रही है ना बात आपकी समझ में? तो आप ऐसा करना, देखो यहां तक नोट कर लीजिए इसको। और जब ये नोट हो जाए आपका तो ये लिख लेंगे हम, इसके कुछ अन्यमात्रक और होते हैं। लिखो ऊर्जा के अन्यमात्रक। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं। ऊर्जा का अन्यमात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी होते हैं। देखो कभी भी कोई भी मात्रक आ जाए, जैसे वो कहे कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, यानी किसकी परिभाषा देनी हमको, 1 जूल की, ये मात्रक है। तो अर्थ सूत्र लिख लो इससे संबंधित। W बराबर हो जाएगा Q × V। कार्य का मात्रक क्या होता है, 1 जूल। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, जूल। आवेश का मात्रक 1 कूलम, 1 कर दो, और इसका मात्रक हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये 1 जूल ऊर्जा होगी। इस तरीके से आप किसी भी मात्रक को निकाल सकते हो। मान लो 1 न्यूटन को परिभाषित करना है तो आप उससे संबंधित सूत्र देख लो, F बराबर ma। तो इसकी जगह लिख दो 1 न्यूटन। द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे, 1 किलोग्राम। और ये क्या है, त्वरण। तो इसको लिख दो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। 1 कूलम ये आवेश है, ये विभव है 1 वोल्ट और ये 1 जूल कार्य है। ऐसे ये 1 किलोग्राम द्रव्यमान, ये त्वरण और ये बल हो जाएगा। तो आप इसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। 1 कूलम आवेश को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को 1 जूल कहते हैं। 1 कूलम आवेश को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, 1 जूल। ऐसे यहाँ 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो ऐसे आप परिभाषा बना लिया करो। अब देखते हैं हम आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश हों, ठीक है। तो B पर लिख लेंगे हम B
दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पहले हमने एक आवेश की निकाली, अब देख लेंगे हम दो आवेश की। ठीक है, तो पहले से मान लो हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र मौजूद है, तो मैं निर्देशांक ले लेता हूं। मान लो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और ये है मूल बिंदु। और पहले से क्या मौजूद है यहां पर? बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र है पहले से ही। ठीक है, तो यदि मैं Q1 आवेश को रख रहा हूं इस मूल बिंदु से, इसकी स्थिति है R पर, तो यहां पर विभव हो जाएगा VR। तो यहां पर मैं किसको रख रहा हूं? Q1 आवेश को। और इससे R12 दूरी पर मैंने Q2 आवेश को रखा है। चलो इसकी स्थिति मान लेते हैं हम R1, तो ये R1 हो जाएगी, और इसकी स्थिति मान लेते हैं हम देखो हम R2। यहां पर हमारा कौन सा आवेश मौजूद है? Q1, और दूसरा यहां पर है Q2। आप ध्यान से देखिए, पहले से बाह्य विद्युत क्षेत्र है और हम इस Q1 आवेश को इस बिंदु पर ला रहे हैं जहां पर विद्युत विभव का मान है मान लो V, और कितनी दूरी है ये? R1। तो R1 दूरी पर विद्युत विभव लिख दिया मैंने V। अब हम दूसरे आवेश को ला रहे हैं और जिसका स्थिति सदिश कितना है? R2। तो इस पर विभव का मान हम लिख देंगे B, लेकिन कौन सी दूरी पर? R2 पर। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लेता हूं मैं R12। ठीक है, ये स्थिति बता रहे हैं, तो ये R1 सदिश, ये R2 सदिश, ये हो जाएगा R12 सदिश। अब हम आसानी से इसकी विद्युत स्थित ऊर्जा निकाल सकते हैं। आपको इसमें दिक्कत आया तो आप इसे छोड़ सकते हो, सीधे निकाल सकते हो। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप समझिए, मुझे इस Q1 आवेश को लाना है, तो Q1 आवेश को लाऊंगा तो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इसके लाने का क्या करेगा? विरोध। तो मैं कह सकता हूं बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध, बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा, देखो W बराबर आवेश इंटू विभव। तो आवेश की जगह तो हो जाएगा, आवेश कौन सा है हमारा? Q1,
और विभव कितना है जहां ला रहे हैं हम BR1, तो ये हो जाएगा BR1। तो इसको मैं स्थित ऊर्जा ले लूंगा, तो ये हो जाएगी अतः स्थित ऊर्जा U1 बराबर हो जाएगी Q1B। क्लियर? अब यदि मैं इस Q2 आवेश को लाऊंगा तो Q2 आवेश को लाने में दोनों ही विरोध करेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र तो विरोध कर ही रहा था, इस बार ये Q1 आवेश भी इसको लाने में क्या करेगा, विरोध करेगा। तो देखो बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध तो किया गया कार्य में क्या आ जाएगा, यहाँ Q1 की जगह आ जाएगा Q2, और यहाँ पर ये जो विभव है वो R2 दूरी का विभव आ जाएगा। ये तो हो जाएगा बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध। अब दूसरा आवेश Q1 भी इसका विरोध करेगा, तो इस Q1 आवेश के विरोध करने की वजह से हम पहले ही सीख चुके हैं, जोड़ा बना लेंगे, युग्म बन जाएगा और इस युग्म से ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, अतः स्थित ऊर्जा हो जाएगी U1 बराबर ये। अब लिख देंगे हम इसी प्रकार Q2 आवेश को बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कार्य या स्थित ऊर्जा लिख लो, लाने में कार्य या स्थित ऊर्जा। तो ये हो जाएगा, देखो W बराबर वही आवेश इंटू विभव। अब की बार हम कौन से आवेश को ला रहे हैं, Q2 को, तो यहाँ पर आ जाएगा Q2। कहाँ ला रहे हैं, उस बिंदु का विभव देख लो, देखो इस बिंदु का विभव है, यहाँ ला रहे हैं, इसका विभव है BR2, और ये कार्य किसके बराबर होगा, स्थित ऊर्जा का। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ये U1 हो जाएगा, ये हो जाएगी U2 या स्थित ऊर्जा, एक ही बात है। मैं आपको बता चुका हूं कार्य को ही क्या कहते हैं हम, स्थित ऊर्जा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ये तो दोनों आवेशों पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य हैं। अब Q2 आवेश को Q1 आवेश के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। अब की बार कौन विरोध करेगा इसका, Q1 आवेश के विरुद्ध लाने में कार्य। या स्थितिज ऊर्जा, लाने में कार्य या स्थितिज ऊर्जा। तो लाने में कार्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। देखो इसके लिए हम U3 ले लेंगे और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं जोड़ा बनाएंगे किस किस का, Q1 और Q2 का। तो एक जोड़ा बनेगा और ये आ जाएगा, देखो K पहला आवेश, दूसरा आवेश बटे इनके बीच की दूरी R12। भाई ये तो स्थिति सदिश है, हमें इनके बीच की क्या लिखनी है, दूरी। तो दूरी में वेक्टर नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं R12। या आप K को खोल के लिखना चाहते हो तो K की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R², सॉरी R12।
तो ये आ जाएगा तीसरी ऊर्जा इसकी, ठीक है। तो यानी Q1 आवेश पर तो एक ही ऊर्जा संचित हो रही है बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध करने में, लेकिन Q2 आवेश में दो स्थित ऊर्जा संचित हो रही है, एक बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध U2 और एक Q1 आवेश के विरुद्ध U3। तो पूरे निकाय की जिसमें ये दोनों आवेश मौजूद हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 की 1 और Q2 की कितनी हो गई, 2। तो इसको मैं यदि निकाय मान रहा हूं जिसमें दो आवेश हैं, तो इसकी पूरी ऊर्जा हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा कौन से सिद्धांत से निकालेंगे हम, मैंने आपको जोड़ना बताया था, अदिश राशि है, अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको जोड़ देंगे हम। निकाय की कुल ऊर्जा U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, मान लिख दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। U1 की जगह लिखेंगे Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, और इसका समीकरण नंबर हो जाएगा 4। तो ये हमारी कुल इस निकाय की ऊर्जा प्राप्त हो गई है, ठीक है। आप ये देख रहे हो, देखो सूत्र से गौर करो, यदि बाह्य क्षेत्र हुआ जब तो QV सूत्र आ रहा है, आवेश इंटू विभव, और दूसरा आवेश विरोध कर रहा है, तो हमने जैसे पहले जोड़ा बना के निकाला था वो सूत्र अप्लाई कर देंगे, KQ1 Q2 अपॉन R। आप इससे कंफ्यूज मत होना, देखो जैसे मैंने यहां पर ये R लिखा है, कोष्टक में R1 लिखा है, ये R1 लिखा है, यहां पर ये R2 लिखा है, ये गुणा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये R2 दूरी पर विभव का मान है, R2 दूरी पर विभव है, ये बस ये पहचान के लिए है, ऐसा ही यहां पर है। तो देखो आप इसको नोट कर लो, यहां एडिंग डाल लो, देखो B दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब इसके नीचे लिखिए, माना हमारे निकाय में दो आवेश, माना हमारे निकाय में दो आवेश स्मॉल q1 बा स्मॉल q2 स्थित है, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश व R2 सदिश है, R1 सदिश एवं R2 सदिश हैं, और इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी R12 है, R12 है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना, तो इस निकाय की
स्थितिज ऊर्जा की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। तो इसने कहा है कि स्थित ऊर्जा की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। स्थित ऊर्जा वही है विद्युत स्थित ऊर्जा, ठीक है। आप यहां से फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा यहां से, ये पूरा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जब यहां से आप पूरा यहां तक उतार लो, उसके बाद यहां से आप नोट कर लेना निकाय की कुल ऊर्जा। अतः शब्द जोड़ देता हूं मैं, है ना। यहां पर ये वो है। आप समझने के लिए चित्र बनाना चाहते हो तो चित्र बना सकते हो, ठीक है। ये पूरा इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, ये नोट हो जाए तो बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, और उसमें हम किसको घुमाएंगे, विद्युत ध्रुव को घुमाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरी ऊर्जा खत्म हो गई। आप इसको 1 मिनट में कैसे याद रखेंगे, 5-6 टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, भाई ये क्षेत्र है या नहीं, अब बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, कौन कौन सी ऊर्जा है। तो आप थोड़ा सा सरल तरीके से इसको देखोगे तो बहुत आसान है स्थितिज ऊर्जा निकालना। एक तो आप ये बैठा लो अच्छी तरीके से, कभी भी आए कोई सी सब्जेक्ट हो, ऊर्जा ही क्या होता है, कार्य, या कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा। अब कार्य का जो सूत्र है वो हमने ये पढ़ा है, W बराबर Q इंटू वी। एक तो ये आ जाएगा, और एक हमारे पास सूत्र आ जाएगा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ये है स्थितिज ऊर्जा, और ये है कार्य, ठीक है। तो यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है, पहले से भाई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये सूत्र लगाना है। जितने आवेशों के जोड़े बन रहे हों, देखो ज्यादा तुम्हारे इसमें तो 4 देगा, पर आपको कितने भी दे दे, 50 दे दे, तब क्या कर सकते हो, है ना। यहां पर क्या होगा, आपको जितने भी दे दे, आपको सिर्फ जोड़े बनाने हैं। लेकिन शर्त क्या है, जब बाह्य क्षेत्र नहीं है, यहां पर ई बाह्य नहीं है, तब की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। ये शर्त है कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र को अप्लाई करना है। और जब बाह्य क्षेत्र दे दे तो हमारे पास कौन सा सूत्र कार्य करेगा, ये W बराबर Q इंटू बी। तो यदि बाह्य क्षेत्र विरोध कर रहा है तो इस सूत्र से एनर्जी आ जाएगी, और कोई आवेश विरोध कर रहा तो इस सूत्र से एनर्जी आ जाएगी। तो अभी के जो निकाय में हमने देखा था, इससे पहले जब E नहीं है, E बाह्य नहीं है मतलब 0 है, तो अकेला आवेश है जैसे Q, तो इसकी ऊर्जा क्या होती थी, एकल आवेश की, एकल आवेश की जो ऊर्जा थी वो आती थी U बराबर 0, जब बाह्य क्षेत्र नहीं है। हमने 2 आवेश लिए थे Q1 और Q2, तो इसकी एनर्जी आई थी K Q1 Q2 अपॉन R। R इन दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी। 3 निकाले थे हमने, तो तीनों के अंदर आई थी, मान लो हमारे पास 3 आवेश है Q1 Q2 और
Q3। तो इसकी 3 ऊर्जाएं हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर कितने जोड़े बनेंगे? 3। एक जोड़ा Q1 और Q2 का, एक 2 और 3 का, और एक बन जाएगा 3 और 1 का। तो हमने यहां पे लिखा था, देखो, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 R13। तो आप देख लो पुराने वाले टॉपिक में यहां पर जब बाह्य क्षेत्र नहीं है तो ये जोड़े वाला सूत्र काम आ रहा है। आज हमने बाह्य क्षेत्र पढ़ा था, तो बाह्य क्षेत्र में ये सूत्र काम आया है। देखो, एकल आवेश था तो उसके लिए हमने एनर्जी लिखी थी U बराबर Q इंटू वी। और यहां पर आप देख रहे हो ये दूरी R के लिए लगाया था। 2 आवेश हैं तो 2 आवेशों में 3 एनर्जी हो जाएंगी। 2 तो बाह्य क्षेत्र के कारण और एक आवेश Q1 के कारण। तो U1 आया था, अभी U2, और तीसरा आया था U3। ये दोनों किसके थी? बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध। बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध थी ये। और तीसरी जो थी वो थी Q1 आवेश के विरुद्ध। ठीक है, तो इनमें जो सूत्र आएगा वो ये अप्लाई होगा, और इसके लिए आ जाएगा ये जो अभी मैं डिस्कस आपको करा चुका हूं, पूरी तरह से बताया आपको। ठीक है, तो अगला टॉपिक देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें मैं किसको घुमाने जा रहे? विद्युत ध्रुव को। ठीक है, आप देख रहे हो विद्युत ध्रुव के कई टॉपिक आ चुके हैं। सबसे पहले हमने विद्युत ध्रुव सीखा था, उसके बाद विद्युत ध्रुव की वजह से और हमने क्या निकाली थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर निरक्ष पर। फिर हमने विद्युत ध्रुव की वजह से अक्ष और निरक्ष दोनों पर विभव निकाला था। फिर विद्युत ध्रुव को बाह्य क्षेत्र में रखा था और उस पर हमने बलाव गुण निकाला था। और अब आ रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। तो ये जो टॉपिक है हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आज जो बताया उसको ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है, और ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और थैंक्स सभी बच्चों को। ठीक है।